11,000 पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे। प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 11,000 दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है आपको 2 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 4% पर ईयर है, ठीक है ना। और क्या निकालना है, CI निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए रेशियो मेथड बता रहा है, 2 साल का निकालना रहेगा तो 2:1 लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, 11,000 का निकालिए कितना, 4% निकालिए, कि 4% है ना रेट, इंटू 100 कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 × 44 हो जाएगा, 440 हो जाएगा। आप देखिए 440 का फिर निकालिए, 440 का 4% निकालिए, 0 से 0 कैंसिल, फिर गुना 4 × 16, 4 × 16 117, 10 से डिवाइड देंगे 17.6 हो जाएगा, 17.6। इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 440 गुना 2 कर देंगे तो 0 8 8 8 80 हो जाएगा, प्लस इसमें गुना करेंगे 17.6, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 857.60 या 6 आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। जोड़ने पर 857.6 यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर 3 साल का बोलता तो 3 रेशियो याद रखिए, 3:3:1, 2 साल का पूछा तो 2 साल का रेशियो लगा दिए। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि x + 1/x = 5 दिया हुआ है तो x² + 1/x² निकालना है मान, कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए और -2 कर दीजिए तो 25 का उसका कितना हो गया, 25, 5 का स्क्वायर 25। फिर देखिए x + 1/x = 5 दिया हुआ है, निकालना क्या है, x² + 1/x² निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, अलजेब्रा का ये बेसिक रूल है, a + 1/a = ये दिया रहा है a² + 1/a² निकालना होता है तो क्या होता है, a² - 2 करना पड़ता है। इसको याद रखिए इस पॉइंट को। ये x + 1/x = 5 दिया हुआ है, x² + 1/x² निकालना है तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, -2 कर देंगे कितना होगा 23। 23 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 9.6 रेशियो 16.8 समानुपात दिया हुआ है, 18 रेशियो x है तो x का मान निकालिए। तो क्या होता है, ये अंदर का गुना अंदर में होता है रेशियो में, बाहर का गुना बाहर से करेंगे। तो देखिए अंदर का गुना अंदर, बाहर का गुना बाहर, 16.8 × 18 ये नीचे डिवाइड हो जाएगा 9.6 हो जाएगा। ये x का मान निकालना है। दशमलव कैंसिल हो गया, 12 × 96, 12 × 12, 4 बचेगा 48 हो जाएगा, 12 × 48। अब देखिए 2 के टेबल से काटिए, 2 × 8, 2 × 14, 2 दूनी 4, 2 9 18, तो 9 × 63 / 2 आएगा। डिवाइड देने पे 31.5 इसका आंसर हो जाएगा, किसका, x का मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 2 संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 7 और 245 है तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। HCF LCM दिया हुआ है, गुणनफल कुछ नहीं करना है, 707 को 245 से गुना कर दीजिए, 7 × 5 = 35। यूनिट देखिए, यूनिट 2 जगह सेम है तो गुना ही करना पड़ेगा, 7 × 5 = 35, 3 7 × 28 और 3 31, 3 बचेगा, 7 में 14 और 3 17, 1715 आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 36 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या का 4 गुना के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सा होगा। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। एक संख्या का 5 गुना, संख्या मान लीजिए x, इसका 5 गुना, और दूसरी संख्या का 4 गुना, दूसरी संख्या मान लीजिए y, इसका 4 गुना के क्या है बराबर है। इसका रेशियो निकाल लीजिए। कैसे रेशियो निकलेगा, ये हो जाएगा x का मान, ये हो जाएगा y का मान। x रेशियो y क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 4 और रेशियो में y का मान हो जाएगा 5, 4 रेशियो 5 आ गया। अब क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। यहाँ योग करेंगे कितना होगा, यहाँ 9 आ रहा है, यही 9 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है। 36 दिया हुआ है, इसका कितना गुना है, 4 गुना है, इसका 4 गुना ये 20 हो जाएगा, ये 4 गुना 16 हो जाएगा। अब बोल रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, ए अकेले एक काम को 6 दिन में और बी अकेले उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी ने इस काम को 3200 रुपया में पूरा करने का सोचा, तो सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिन में पूरा किया, तो सी को कितना भुगतान करना होगा। सी को कितना भुगतान करना होगा, सो निकालना है। देखिए कैसे बनाएंगे। ए एक काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में करता है, 8 दिन में। और सी की सहायता से, ए बी और सी की सहायता से ये काम कितने दिन में करता है, 3 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा बताइए जल्दी से। 24 आएगा, 24 एलसीएम हो गया इसका। टोटल वर्क क्या हो गया, 24 हो गया। 6 दिन में टोटल वर्क 24 करेगा, तो कितने क्षमता से करेगा, 4 की क्षमता से करेगा। ये 3 की क्षमता से करेगा, ये 2 की क्षमता से करेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए गौर कीजिए, यहाँ अकेले किसका क्षमता दिया हुआ है, अच्छा सॉरी यहाँ 8 होगा ना, 8 3 24, 8 की क्षमता से करेगा। देखिए 6 चौका 24, 8 3 24, 3 8 24, तो ये 8 क्षमता होगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ए बी सी का क्षमता कितना है करने का, 8 है। इसमें से ए का कितना है, 4 है, बी का कितना है, 7 है, 4 3 7, 8 में 7 गया, कितना बचेगा, एक। एक किसका क्षमता आ गया, ये आ गया क्षमता, एक आ गया सी का आ गया। अब देखिए क्षमता, देखिए क्षमता का रेशियो निकाल लीजिए, ए बी सी, तो पता ही है क्षमता का रेशियो कितना है। ए का क्षमता है 4, फिर बी का क्षमता कितना है 3, सी का तो तुरंत निकालें हैं कितना, 1। पैसा तो बढ़ता है क्षमता के अनुसार बढ़ता है, तो यहाँ देखिए 4 3 7 1 8, टोटल कितना हो गया योग 8। लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 32 रुपये मिल रहा है यही काम के लिए, तो एक का मान कितना होगा, 400 हो जाएगा। अब एक का मान 400 हो गया, क्षमता अनुसार पैसा मिलेगा। अगर सी को मिलेगा तो इसको 400 मिलेगा, अगर बी को मिलेगा तो इसको 1200 रुपया मिलेगा, सी को मिलेगा तो 1600 रुपये मिलेगा। भुगतान किसका पूछ रहा है, पूछ रहा है सी को कितना भुगतान किया होगा, सी को 400 रुपया मिला होगा भुगतान का। भुगतान में उसका मजदूरी कितना मिला होगा, सी को 400 मिला होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को। आप लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, लग रहा है आप लोग हमसे गुस्सा है, नाराज़ हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर लाइक नहीं कर रहे हैं। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार 5% और 4% क्रमिक छूट प्रदान करता है जो कि एकल एकल छूट के बराबर है, एकल डिस्काउंट के बराबर है। कैसे निकालेंगे, देखिए 2 डिस्काउंट दिया रहा है, एक 5% का, एक दिया है माइनस, दूसरा एक डिस्काउंट दे रहा है 5% का डिस्काउंट, इसलिए माइनस लगा दी, इसमें माइनस लगा, डिस्काउंट दे रहा है, दूसरा दे रहा है 4% का। पूछ रहा है ये एकल छूट सिंगल डिस्काउंट के बराबर है, तो कैसे करेंगे इसको। देखिए हम इसको शॉर्टकट से बता रहे हैं, शॉर्टकट ट्रिक से बता रहे हैं, समझिए गौर से जहाँ हम बता रहे हैं सो। देखिए पहले जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 4 कितना हो जाएगा, तो 9% हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ गौर कीजिए, ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक अंक का दशमलव इसमें देंगे, एक अंक का दशमलव इसमें देंगे, देंगे देंगे। अभी दोनों गुना करना है, 5 चौका कितना हो जाएगा 20,
यहाँ देखिए 20 आया है, एक अंक दशमलव इसमें है, एक अंक दशमलव इसमें है, 2 अंक के बाद है, 2 अंक दशमलव पड़ेगा तो जीरो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 0.2 हो जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिए, गौर से ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो घट जाएगा, 9 में से 0.2 घटेगा तो क्या होगा, 8.8% होगा, क्योंकि माइनस का ही रहेगा। तो इसका सिंगल डिस्काउंट हो जाएगा, एकल डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 8.8%। इसका सही आंसर होगा कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गंवा देता है, शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपया बचते हैं, तो उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि थी। देखिए इसका शॉर्टकट मेथड से बताएंगे। मान लेंगे उसके पास मूल धनराशि क्या थी, एक्स थी, उसमें से 20% वो क्या किया, गंवा दिया, बचा कितना, 80%। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 4/5। आप बोला 25% वो खर्च कर दिया, धनराशि के शेष धनराशि का 25% खर्च कर दिया, 100 में से 25% खर्च कर दिया, कितना बचाएगा, 75%। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/4 होता है। लास्ट में बचाता कितना है, वो 480 बचा देता है। अब कुछ नहीं करना है, 12 हो जाएगा, 12 चौका 48, 40 हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 पंचे 80, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 800 हो जाएगा। तो उसके पास मूल रूप से कितना धनराशि था, 800 रुपया था। कौन से ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन, अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष आय का 40% दवाओं पर खर्च करता है। यदि वो हर महीने 7200 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है। मान लेंगे अनिल का मासिक आय एक्स था, ठीक है, उसमें से 40% किराए पे खर्चा कर दिया तो कितना बचा, 60%। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/5। फिर 40% शेष राशि का 40% वो दवा पर खर्चा कर देता है, तो 100 में से 40% गया, कितना बचेगा 100% में से 40% गया तो 40%, 60% बचेगा। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/5। लेकिन बचाता कितना है वो हर महीना, 7200 रुपये बचाता है। अब देखिए 3 3 9, 9 8 72, 8 पंचे 40, 40 पंचे कितना होगा, 4 पंचे 20, 20,000 रुपये हो जाएगा। 20,000 इसका आंसर हो जाएगा। उसका मासिक वेतन कितना था, 20,000 था। कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन चारों ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसका सही आंसर होगा 20,000 रुपया उसका मासिक वेतन था। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो पहले क्या करना पड़ता है, सम ऑफ, सुन लीजिए विभाज्यता का नियम, सम ऑफ ऑड्स नंबर का सम होता है माइनस सम ऑफ इवन नंबर्स का सम करेंगे। अगर वो 11 के टेबल से कटेगा तो वो डिवाइड होगा, तो वो 11 के टेबल से पूरा पूरा डिवाइड अगर हो जाता है उसका सम, देखिए सम ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर का सम प्लस सम ऑफ इवन नंबर का सम में से माइनस करेंगे। अगर या तो 0 है नहीं तो 11 का क्या है, मल्टीप्लाई, तो वो 11 की विभाज्यता का नियम है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, ऑप्शन पहला उठाएं, पहला ऑप्शन में क्या है, 2 4 8 1 6 4। ऑड नंबर लेना है, 4 1 5, 5 4 9, 9 9 कितना 18। आप इवन नंबर का लीजिए प्लेस वैल्यू, तो 2 8 कितना हो गया, 10 10 4 16 हो गया। ऑड नंबर का सम लिए, ऑड प्लेस का सम, और इवन नंबर का सम लिए, और उसको क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। घटाने पे 0 आए या उसका 11 का मल्टीपल आएगा तो ये 11 का विभाज्यता का नियम हो जाएगा। 18 में 16 गया कितना हो गया, 2 हो गया। नहीं तो 0 आया, 0 भी नहीं आया, 11 का मल्टीपल है नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा चेक कीजिए, दूसरा क्या है ऑप्शन, 7 2 4 7 5 6 4 है। आप देखिए यहाँ और प्लेस लीजिए, 4 4 9
9 4 5 कितना 9 हो गया, 9 4 13 और 13 7 20 माइनस ये और प्लेस का सम ले लिए। अब इवन प्लेस कर लीजिए तो यहाँ हो गया 2 और 7 9 और 9 और 6 कितना हो गया 15, घटाएंगे आएगा 5 आएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि नहीं तो 0 आया नहीं 11 का मल्टीपल आया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, 2 ऑप्शन कैंसिल हो गया। तीसरा देखिए इसे से चेक करना है। तीसरा है 2 8 4 5 82 45 96 4 है। देखिए और प्लेस कर लीजिए 4 और 9 13 और 13 और 4 17 17 8 कितना हो गया 25 माइनस 5 2 7 और 7 6 13, इसका डिफरेंस लीजिए कितना आएगा 12 आएगा। ये भी नहीं होगा तो कौन से ऑप्शन हो जाएगा, 3 ऑप्शन कर दिया तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो हो जाएगा, करके दिखलाते हैं। देखिए 9 2 4 6 8 6 4, देखिए 4 8 12 12 4 16 और 16 16 9 कितना होता है 25 और प्लेस का सम ले लिए माइनस 4 2 और 6 8 8 कितना हो गया यहाँ 8 6 14, घटाइए इसमें से कितना होगा 11 आएगा। 11 आया ना, या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 11 का मल्टीपल है कि नहीं है, इसके मतलब ये आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। 3 कट गया तो आंसर हो गया डी हो गई। दिखा भी दिए कैसे, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 11 का विभाज्यता का नियम क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 की दर से और 1 रुपये में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदे और 20% का लाभ अर्जित के लिए उसे उन्हें प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है यहाँ लिख लीजिए क्वांटिटी, यहाँ लिखिए रुपया, ठीक है। कह रहा है 1 रुपया में 3 की दर से खरीद रहा है, 1 रुपया में 3 की दर से कोई सामान खरीद रहा है, फिर 1 रुपया में 2 की दर से कोई सामान खरीद रहा है। ये क्वांटिटी है, 1 रुपया में 3 क्वांटिटी से कोई सामान खरीदा है, ठीक है। क्या खरीद रहा है, संतरा है, संतरा खरीद रहा है, 1 रुपया में 3 संतरा खरीदा, यहाँ 1 रुपया में 2 संतरा खरीद रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्वांटिटी को सेम करना पड़ेगा, यहाँ 3 है यहाँ 6 है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा में, इसमें भी 2 से करना पड़ेगा गुना, इसमें 3 से कर दीजिए तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। अब ये हो गया 3, यहाँ कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ कितना हो गया 6 हो गया, टोटल क्वांटिटी कितना हो गया 12 हो गया। यहाँ कितना हो गया 2 एकन 2 और 3 एकन 3, तो 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। 12 संतरा खरीदा गया कितना रुपये में 5 रुपये में। 12 संतरा को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 दर्जन बोलते हैं, 1 दर्जन बोलते हैं ना, 1 दर्जन बोलते हैं। तो 1 दर्जन संतरा खरीदा गया कितना में खरीदा गया 5 रुपये में खरीदा गया। 1 दर्जन संतरा पर इसको 20% का लाभ अर्जित करना है, तो 5 का 20% निकालिए, कैसे निकालते हैं 20/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 5 एकन 5, 1 रुपया का इस पर प्रॉफिट कमाया, 1 रुपया इस पर प्रॉफिट कमाया, तो कितना में उसको बेचना चाहिए 6 रुपया में उसको बेचना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए व्यंजक का मान क्या है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। 2 का पावर 8, 2 का पावर 3 का मतलब 8 होता है। किसी की पावर अगर 0 दिया जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है, 1 हो गया ये। 3 का पावर 3 कितना हो गया 27 हो गया, तो गुना की 27 8 कितना होता है 216 हो जाएगा गुना करने पे। कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अलग अलग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई 5 7 और 10 सेंटीमीटर दिया है, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 5 7 10 दिया हुआ है, तो ये एक तरह से स्केलन ट्रायंगल हो गया। स्केलन ट्रायंगल किसको कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है √अंडर एस - ए। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या है? एस जो है सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। पहले तो एस निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी क्या है? भुजा दिया हुआ है, भुजा 5 7 और 10 दिया हुआ है, तो एस निकाल लीजिए। 5 + 7 + 10 बटा 2, 10 और 7 17, 5 22, 22 + 2 कितना हो जाएगा? काटेंगे तो 11 हो जाएगा। एस का मान कितना आया? 11 आया। अब इसमें रख दीजिए रूट अंडर एस। एस कितना हो गया? 11 हो गया। एस माइनस है, एस माइनस है तो 11 में से 5 जाएगा कितना हो गया? 6। अब फिर 11 में से एस माइनस बी, 11 में से 7 गया तो कितना होगा? 4। फिर 11 में से 10 गया कितना होगा? 1। अब इसका निकालिए कितना होगा? इसको लिख लीजिए इसे 11 × 11, 11 का 11 लिखेंगे, 2 × 3 लिख सकते हैं इसको। ये लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, ठीक है। ये 2 बाहर आ गया। आइए बच्चे यहाँ पे कितना 3 × 2 = 6 बचा। 11 6 जा कितना हो गया? 66 बचा। तो आंसर क्या होगा? 2√66 इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बोले सर विषमबाहु त्रिभुज नहीं समझे, तो विषमबाहु त्रिभुज से त्रिभुज कहते हैं इसका कोई भी साइड बराबर नहीं हुई। ये 5 है, ये 7 है, ये 10 है, कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है, इसको विषमबाहु कहते हैं। समबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसका 2 साइड बराबर हो, जैसे ये 2 साइड बराबर हो, कोई भी 2 साइड बराबर हो। समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका 3 साइड बराबर हो, इसको समबाहु त्रिभुज बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है। उनमें से 5 जिनकी औसत लंबाई 146 सेंटीमीटर है कक्षा क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। और 5 अन्य जिनकी औसत लंबाई 156 है कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं। तो कक्षा के विद्यार्थियों की नई औसत लंबाई क्या है? सो निकालना है। देखिए समझिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए समझिए, अच्छा समझिए। मान लीजिए ये आपका कक्षा है, ठीक है। इसमें 50 विद्यार्थी का औसत लंबाई कितना दिया हुआ है? 150 दिया हुआ है, ठीक है। औसत एवरेज लंबाई कितना दिया हुआ है? एवरेज लंबाई दिया हुआ है 150 दिया हुआ है। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी है, उसका एवरेज लंबाई कितना दिया है? 150 दिया गया है। इसमें से 5 जो है 5 विद्यार्थी चला गया, और उसका औसत लंबाई कितना था जाने वाले का? 146 था। फिर क्या होता है? 5 चला गया, फिर अन्य 5 विद्यार्थी इसमें आ गया, कितना का है? 156 का है। 5 गया, अब 5 आ गया, तो 5 चला गया था कक्षा में से, फिर 5 आ गया, तो क्या हो गया? बैलेंस हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? एक तरह से क्या हो गया? भरपाई हो गया। 5 गया, अब 5 चला आया, तो एक तरह से एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, लेकिन इफेक्ट पड़ा है। जाने वाला था 146 औसत लंबाई का था, लेकिन आने वाला जो आया है 5, वो कितना का है? 156 का आया है। पहले से कितना औसत लंबाई ज़्यादा लेके आया है? 10 ज़्यादा लंबाई औसत लंबाई लेके आया है। फिर समझिए, 50 स्टूडेंट था, 5 जाने वाला का औसत लंबाई 146 था, उस जगह 5 आ गया, 5 चला गया, 5 आ गया, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एवरेज पे फर्क पड़ा है, क्योंकि 5 जाने वाला आदमी जो था, विद्यार्थी जो था, 46 लंबाई गया था, लेकिन आने वाला जो आया है 5, वो 156 लंबाई का आया है। लंबाई पहले से कितना है? 10 ज़्यादा लंबाई का आया है 5 आने वाला। 10 ज़्यादा लंबाई का जो आया है, कितने विद्यार्थी पे आया है? 5 पे आया था। 10 × 5 = 50, तो 50 तो एक्स्ट्रा हो गया, लंबाई हो गया। जो 5 स्टूडेंट आया उससे 50 एक्स्ट्रा लंबाई वाला एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन औसत एवरेज कितना था? 150 था कि नहीं? 50 विद्यार्थी का। ये 50 जो एक्स्ट्रा आया है, 50 एक्स्ट्रा जो आया है, 5 विद्यार्थी जो आया था, 5 गया, 5 आया था, उसके आने से आया, क्योंकि जाने वाला था 46 का था,
लंबाई का, लेकिन आने वाला आया 56 का आया है, 10 ज़्यादा ज़्यादा लेके आया था औसत लंबाई। 5 विद्यार्थी भी लगाए थे, 50 ज़्यादा लेके चले आया है। आप यही जो 50 मान लीजिए लड्डू बटेगा तो सभी में बटेगा ना, 50 स्टूडेंट में बटेगा, तो 50 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। 50 कन 50 एक, तो औसत में कितना हो जाएगा, 150 में एक जोड़ेंगे 151 हो जाएगा। कक्षा में नए विद्यार्थियों की लंबाई औसत लंबाई कितना हो गया, 51 हो गया। यही इसका आंसर हो गया। फिर समझिए, एक बात समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको भी कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा किसी न किसी शिफ्ट में, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए एक कक्षा है, उसमें 50 विद्यार्थी को औसत लंबाई कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है। इसमें से 5 विद्यार्थी कक्षा छोड़ के चला गया, 5 विद्यार्थी कक्षा छोड़ चला गया, उसका लंबाई कितना जाने वाला, लंबाई था 146 था। फिर क्या होता है, 5 विद्यार्थी चले जाता है, फिर 5 विद्यार्थी चला गया, 5 विद्यार्थी चले आया, तो ये औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क पड़ा है, क्यों, क्योंकि जाने वाला था 46 लंबाई का था, आने वाला कितना का है, 56 का आया है। इसका 10 लंबाई कितना, 10 लंबाई का एक्स्ट्रा लेके आया है ना, 10 लंबाई बढ़ के आया है, यहाँ इसमें आया है कि नहीं आया है। जब 10 एक्स्ट्रा लेके आया है, कितना विद्यार्थी पे लाया, 5 विद्यार्थी पे लाया, तो 50 तो एक्स्ट्रा हो गया लंबाई ना। 50 लंबाई जब एक्स्ट्रा हो गया तो एवरेज तो औसत एवरेज पर तो पड़ेगा फर्क। तो पहले एवरेज था कितना, 150 प्लस एक्स्ट्रा जो लेके आया है, एक्स्ट्रा 50 विद्यार्थी पर इफेक्ट पड़ेगा। या 50 मान लीजिए 50 एक्स्ट्रा लड्डू आ गया है, तो ये 50 विद्यार्थी ही खाएगा ना मिलके, 50 से भागा दे दिए, कितना टाइम में कट गया, एक टाइम में कट गया। औसत पहले था 150, उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना होगा, 51 हो जाएगा। कक्षा में नए विद्यार्थी का औसत लंबाई कितना हो जाएगा, 151 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, अच्छा समझाए हैं। अब फिर भी समझ नहीं आता है तो वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत कितना होगा। देखिए कैसे बनाएंगे, 3 के प्रथम गुणज बोल रहा है, 25, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, ऐसे ऐसे करते करते 25 3 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये क्या होगा, एपी में होगा। एपी का मतलब सभी का अंतर यहाँ समान होगा, यहाँ कितना है 3, यहाँ पर 3, सभी का अंतर समान होगा, तो वो क्या होता है, एपी में होता है, समांतर श्रेणी में होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, एपी में होगा, तो कुछ नहीं करना, पहला और लास्ट जो संख्या है उसको जोड़ दीजिए औसत निकालने के लिए। 75 3 कितना होगा, 78 होगा, और 2 से भागा दे दीजिए, औसत निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।